काठमांडू से 3,000 गोरखा लोग अवध के पूर्वी भाग आजमगढ़ और जौनपुर में अगस्त 1857 से आकर रुके हुए थे। उनसे लड़ने को विद्रोहियों का नेता गोरखापुर का मोहम्मद हुसैन तलवार लिए खड़ा था। उस समय दोआब की लड़ाई के कारण अंग्रेजी सेना की बड़ी खींचातानी हो गई थी और इस कारण बेनी माधव, मोहम्मद हुसैन, रजा इरादत खान और योद्धाओं ने बनारस के आसपास का अवध के पूर्व की ओर का प्रांत पूरी तरह कब्जे में ले लिया था। उस प्रांत में अंग्रेजी सेना के अन्य स्थानों से खाली होने के पहले ही नेपाली सेना ने बड़ी वीरता से विद्रोहियों को अवध की ओर धकेल दिया था। कुछ दिन बाद जंग बहादुर से अंग्रेज सरकार का निश्चित करार हो गया और उस प्रदेश में 3 सेनाएं तैयार हो गई। 23 दिसंबर को स्वयं जंग बहादुर नेपाल से चलकर अंग्रेजों से आ मिला। कुल मिलाकर 9,000 गोरखा लोगों की चुनी हुई सेना उसके साथ थी। उस सेना ने अंग्रेजों के फ्रैंक रोक्राफर्ट की सेना के साथ बनारस के उत्तर और अवध के पूर्व का सारा प्रांत जीतने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजों और गोरखों की यह सबल और संगठित सेना लड़ाई के बाद लड़ाई कर उस प्रांत के विद्रोहियों को पीछे पीछे हटाते हुई फरवरी की 25 को अवध में आ घुसी। घाघरा नदी पार कर अंबरपुर में यह अंग्रेजी और नेपाली सेना आ पहुंची। उस रास्ते में एक मजबूत किला ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर घनी झाड़ियों में खड़ा था कि उसे विद्रोहियों से जीते बिना अंग्रेजी सेना आगे जा ही नहीं सकती थी। इसीलिए नेपाली सेना ने उस पर आक्रमण किया। किला लड़ने लगा। उस स्वर्गपूर्ण सेना ने वह किला लड़ने लगा और उस किले को इस तरह लड़ाने वाले क्रांतिवीरों की संख्या कितनी थी? 34 लोग स्वतंत्रता की स्फूर्ति में मस्त होकर अपने देश के शत्रुओं से वह किला लड़ा रहे थे। नेपाली सेना ने जबरदस्त आक्रमण किया तो उन 34 देशवीरों ने उसका जबरदस्त सामना किया। क्योंकि 34 लोग शत्रु के हजारों सैनिकों से युद्ध करें, ऐसा दिव्य समर इस जड़ पृथ्वी पर किसी भी काल में होना नहीं है। उन 34 ने देश की इज्जत और धर्म की रक्षा के लिए वह किला ऐसी वीरता से लड़ाया कि शत्रु के 7 योद्धा मारे गए तब भी वह किला लड़ता रहा। और जब 34 अपने स्थान से ना हटकर धरा तीर्थ में गिर गया तब ही वे शत्रु उस किले में जा सके। जैसी दिल्ली नहीं लड़ी, जैसा लखनऊ नहीं लड़ा, ऐसा वह अंबरपुर का किला लड़ा। अंबरपुर का किला जीतने के बाद गोरखों और अंग्रेजों की संयुक्त सेना वहां के प्रदेश जीतते हुए आगे बढ़ी। उसी के पीछे पीछे जनरल फ्रैंक भी सुल्तानपुर के नाजिम मेहंदी हुसैन और उनके कमांडर बंदा हुसैन से बदायूं और सुल्तानपुर आदि स्थानों पर लड़ाइयां लड़ता ऊपर चढ़ रहा था। अवध के पूर्वी भाग के इस प्रदेश में विद्रोहियों ने आज तक जो शासन संभाला था उसे उपर्युक्त जनरल फ्रैंक द्वारा हथियार लेने से उसे फिर से प्राप्त करने लखनऊ की पूर्व रियासत के तोपखाने के प्रसिद्ध अधिकारी मिर्जा गफूर बेग को लखनऊ दरबार ने भेजा। उसकी सेना के सुल्तानपुर की जंगी लड़ाई में 23 फरवरी को पराजित हो जाने के बाद जनरल फ्रैंक पूरी तरह सफल हो गया। पर सर कोलिन से मिलने के पूर्व देदार के किले पर उसने घेरा डाला। उस किले के वीर लोगों द्वारा तोपे छीन जाने के बाद भी शत्रु से लड़ाई जारी रखने से अंग्रेजी सेना को लेकर फ्रैंक को पीछे हटना पड़ा। वास्तव में देखा जाए तो फ्रैंक ने इतनी लड़ाइयां जीती थी कि एक आकस्मिक और छोटी पराजय से उसको कुछ भी हानि होने वाली नहीं थी। फिर भी उस समय अंग्रेजी अनुशासन और जवाबदेही इतनी कड़ी थी कि फ्रैंक की अनेक जीतों के बाद भी उसकी एक हार का समाचार मिलते ही सर कोलिन ने महत्वपूर्ण पदोन्नति के लिए लिखा उसका नाम काट दिया। इस तरह लखनऊ शहर पर आक्रमण करने को बढ़ रही अलग अलग सेनाएं एक दूसरे के एकदम पास आने लगी। कानपुर से निकली सर कोलिन की प्रचंड सेना उधर पश्चिम से बढ़ रही थी और फ्रैंक और जंग बहादुर की सेना पूर्व की ओर से ऊपर चढ़ रही थी।
11 मार्च के पहले ये सारी सेनाएं इकट्ठा हो गई और उस पापी शहर की गर्दन काटने के लिए उनकी तलवारें उतावली हो गई थी। पापी नहीं नहीं, केवल अभागा लखनऊ। उसके गले पर ये अपनों और परायों की तलवारें सपासप चलने को उतावली हैं, तो फिर उसके प्रतिकार के लिए भी कुछ व्यवस्था हो रही है या नहीं? कानपुर की ओर तात्या का गड़बड़ कर रहा है, यह देखने सर कोलिन जब पिछले नवंबर में गया था, तब से इस मार्च तक इस लखनऊ की सुरक्षा और उसके शत्रु के विनाश के लिए उसके निरंतर प्रयास चल रहे थे। आज तक कितनी ही बार कानपुर में नाना साहेब की बार बार हार और अखंड समर ने उसका अप्रत्यक्ष संरक्षण किया था। अंग्रेजी सेना लखनऊ की ओर बदला लेने के लिए गंगा पार होने लगती कि नाना कानपुर की ओर उस पर दबाव बनाकर उसे फिर से दोआब में खींच लेते। ऐसा उत्तम पेच नाना ने डाला था, फिर भी लखनऊ उसका वैसा लाभ नहीं ले पाया जैसा लेना चाहिए था। लखनऊ में शान से लहराते स्वतंत्रता के झंडे की रक्षा के लिए राजा से रंक तक हर कोई हथेली पर जान लिए लड़ रहा था। उसमें कितनी ही जमींदार और राजा भी थे। लखनऊ के जमींदार केवल अंग्रेजों द्वारा लादी गई लगान पद्धति से असंतुष्ट होकर नहीं उठे थे, वे तो स्वदेश को पापी फिरंगियों के स्पर्श से ही क्रोधित थे। यह केवल मेरा विचार हो ऐसा नहीं है, यह विचार उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग का भी था, जो इस उदाहरण से सहज हो जाएगा। अवध के राजा और जमींदार केवल अपनी नई लगान पद्धति से दुखी हुए हैं, ऐसा कदाचित आपको लगेगा, परंतु मेरी दृष्टि में इसमें दूसरी भी एक बात विचार करने के योग्य है। चंदा वैजा और गोंडा के राजा ने जो कड़वा वैर हमसे पाला है, वैसा वैर हमारे किसी भी दूसरे अधीन या मांडलिक ने ना पाला होगा। चंदा के राजा का एक भी गांव हमने नहीं लिया, बल्कि हमने उसका लगान भी कम किया था। वैसा के राजा के प्रति भी हमने बहुत उदारता बरती। गोंडा के राजा के 400 गांवों में से केवल 3 हमने लिए और उसके बदले में 10,000 रुपये लगान कम किया था। राज्यकर्ताओं में परिवर्तन हो जाने से जितना किसी को ना हुआ होगा, उतना लाभ नौपारा के युवा राजा को हुआ। अंग्रेजी शासन चालू होते ही हमने उसे 1,000 गांव दिए और सारे उत्तराधिकारियों को दूर कर उसकी मां को हमने उसका अभिभावक नियुक्त किया, परंतु बिल्कुल आरंभ से उसकी सेना लखनऊ के कारागार में भेज दिया। तालुकदार अशरफ बख्श खान, जिसे पहले के राजा ने बहुत त्रास दिया था, उसे हमने उसकी मालगुजारी का पूरा स्वामित्व दे दिया, पर पहले सा ही वह हमसे गहरा वैर करने लगा। इससे और दूसरे अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो राजा और जमींदार हमारे विरुद्ध हुए हैं, वे हमारे शासन के कारण व्यक्तिगत हानि से बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी इतिहासकार होम्स ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि जिन राजाओं और जमींदारों ने इस स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कर उसे लड़ा, वे लोग व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा उदात्त ध्येय से प्रेरित हो गए थे। ऐसे कितने ही राजा और जागीरदार थे जिन्हें सचमुच बुरा लगने के लिए कोई विशेष दुख का कारण नहीं था, पर वे भी हमारी राज्य सत्ता के कानून के विरुद्ध फड़फड़ा रहे थे। हमारी राज्य पद्धति ही उन्हें इस चुभने वाले सत्य की स्मृति दिलाती रहती थी कि हम हारे हुए राष्ट्र हैं। पर इन सब में प्रमुख व फैजाबाद का देशभक्त वीर पुरुष अहमद शाह मौलवी कहाँ है? क्रांति युद्ध की जलती ज्योति हाथ में लेकर जब वह सारे हिंदुस्तान में आग लगाए जा रहा था, तब लखनऊ के अंग्रेज अधिकारियों ने पकड़कर उसे फांसी का दंड दिया था। उस दंड पर कार्यवाही होने के पूर्व उसे फैजाबाद के कारावास में ले जाया गया और उस विदेशी कारावास की कोठरी में से उठाकर उसे सन 1857 की आंधी के स्वराज्य सिंहासन की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया गया। वह देशवीर अहमद शाह मौलवी अपने देश की स्वतंत्रता और अपने धर्म की स्थापना के लिए रणक्षेत्र में रंग गया था।